चीजें अच्छे से विजिबल होगी। सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएंगे। चलिए जो है ये आज हमारी एक क्लास स्टार्ट हुई है। नया चैप्टर हम लोग आज वही चैप्टर जो हमारा कल हो गया था उसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। चलिए कल हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कल हमने काफी कुछ गुड मॉर्निंग काजल जी, मोहम्मद नजरे आलम जी स्वागत है आपका। पवन नाम गुड मॉर्निंग, यश यादव गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। चलिए ओके, अब आज हम लोग पढ़ने वाले कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। तंजील गुड मॉर्निंग। कल हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली थी, जैसे कि टाइप्स क्या क्या है हमारे पावर प्लांट के। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से इक्विपमेंट्स काम में आते हैं, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, करंट ट्रांसफर, पोटेंशियल ट्रांसफर, टाइप ऑफ रेगुलेशन आप सब कैसे हैं। करंट कमेंट्स बंद कर देते हैं। करंट ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, सुकांत सरकार जी एंड आल्सो माय फ्रेंड हियर। ओके, ये आपका फ्रेंड है, क्या नाम है, नजरे आलम जी, ये सुकांत जी के फ्रेंड है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोगों को डिस्कशन क्या करना है कि कल हमने करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर और लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है, रिले, इन सब के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और आई होप आपको वो सारी चीजें कल में क्लियर हो गई होगी। अब आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अलावा हमने डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा पढ़ा था, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने पढ़ा था कौन से, कलेक्टर पावर प्लांट। कलेक्टर पावर प्लांट क्या करते हैं, पावर ग्रिड से वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए। ठीक है, यानी कि किसी छोटे सब स्टेशन से पावर ग्रिड को सप्लाई देने के लिए हम लोग कलेक्टर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, कलेक्टर सब स्टेशन का। इसके बाद कन्वर्टर सब स्टेशन, जो कि हाई वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज डीसी में, पायल जी गुड मॉर्निंग, हाई वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करने का काम क्या करता था, कन्वर्टर सब स्टेशन। तो ये सारा कुछ हमने कल की क्लास में देख लिया था। आज हमें क्या देखना है, आज हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि इलेक्ट्रिकल को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जो चीज है ना, मैं आपको आज अभी 3 वर्ड बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा काम के हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। फटाफट से सब लोग प्रेजेंट मेंटली प्रिपेयर हो जाए। अभिषेक, करण गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सभी लोग आप मेंटली फिजिकली हमारी तरफ ध्यान देंगे, आंखों में आंखें डाल के, ठीक है, बात करेंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रिकल हम लोगों ने क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, कि इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। यानी कि जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन में पैदा हुई, वहां से लेकर लोड तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को क्या क्या इस्तेमाल, वायर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन लोड तक किस प्रकार हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग अनिल। अब मेन चीज क्या है कि आप लोगों ने वीडियो लाइक करके फटाफट से सब लोग वीडियो लाइक कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों को 3 चीजें पढ़नी पड़ेगी। देखो, फीडर वायर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेन। अब ये किस तरह से काम में करते हैं वो देखना आवश्यक है। देखो, डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे इनके बीच में, बेकार काम है। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप जीवन में कभी से नहीं भूलेंगे। फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेन, ठीक है। फीडर को तो हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे, देखो फीडर। डिस्ट्रीब्यूटर को आप क्या वितरक लिख सकते हो, और सर्विस मेन को सर्विस मेन। मार्कर में किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है भाई, मार्कर से लिखा हुआ ना दिख रहा हो कि मार्कर की पोलियो की दवाई कम हो गई हो, ऐसा तो नहीं। मार्कर में अपन एक फिर भी ड्रॉप डाल ही लेते हैं ना भाई, इसको भी दवा पिलाना आवश्यक है टाइम टू टाइम। अपन तो साल में 1-2 बार पीते, लेकिन इसको डेली पिलाना आवश्यक है। और देखो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो कोविड की कंडीशन है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जून तक भी आपके कॉलेज खुलने की संभावना है। और अगर जून तक कॉलेज नहीं खुले तो अपन यहीं पर यूट्यूब पे सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं खुले तो खुल जाए तो अच्छा बात है, बट जो कंडीशन आपको लग रही है, तो भले मार्केट खुल जाए, भले बाकी चीजें खुल जाए, स्टाफ को बुलाने लग जाए, लेकिन स्टूडेंट्स को मुझे नहीं लगता कि जुलाई से पहले बुलाया जाएगा बच्चों को। तो आपको घर बैठे पढ़ाई करनी है, और अगर आप अपने हमारे साथ यही यूट्यूब चैनल बने रहेंगे तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। साथ ही साथ ये सारी क्लास आपके लिए यूपीपीएसएल का एग्जाम हो, डीएमआरसी, रेलवे का किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम हो,
सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, आप इन क्लास को देख के ही अपना सारा कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। तो चलिए आप देखते हैं व्हाट इज फीडर, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटर एंड व्हाट इज सर्विस मेन। ये सारी चीजें क्या होती है, अब हमें इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूं कि फीडर क्या होते हैं। तो जनरेटिंग स्टेशन यानी कि जहां बिजली पैदा होती है वहां से लेके सब स्टेशन, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं जीएसएस, मैंने पढ़ा था जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन तक जो वायर करंट को कैरी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फीडर। तो हम क्या कहेंगे, जहां बिजली पैदा होती है जनरेटिंग स्टेशन से, जहां पे हमको बिजली आगे फिर पहुंचानी है सब स्टेशन तक, जो वायर करंट कैरी करके लेके आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फीडर कहा जाता है, फीडर कहा जाता है। तो फीडर के बारे में ये चीज ध्यान रखिए। अब फीडर की संपूर्ण लंबाई में किसी तरह की टेपिंग, देखो जहां से करंट चली और जहां पे मैं सब स्टेशन में पहुंचानी है, बीच में मैं कहीं से कोई करंट नहीं ले रहा, इसका मतलब इसमें टेपिंग नहीं होती। मैं इसमें लिख देता हूं टेपिंग रेट। अब टेपिंग क्या होता है, मान लो कि एक लंबा वायर है, अब उस लंबे वायर में से मुझे यहां कनेक्शन चाहिए तो मैंने एक टेप लगा के यहां ले लिया, फिर यहां ले लिया, तो इसे टेपिंग कहते हैं। तो यहां पे जो जनरेटिंग स्टेशन से जीएसएस में आता है किसी तरह की टेपिंग नहीं की जाती, करंट की वैल्यू समान रहती है, आई का मान समान रहता है। ठीक है, ये लिख लो कि धारा का मान समान रहता है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए, धारा का मान ओवरऑल समान रहता है। गुड मॉर्निंग अंकित गुज्जर, ये अंकित गुज्जर कौन सा वाला है, ये भाई अपने कॉलेज वाला अंकित गुज्जर आया है, कौन सा है अंकित, कमेंट करके बताओ, नारियली वाला अंकित है कौन है। सो एक चीज समझ आ गई आप लोगों को सबको कि फीडर में धारा का मान समान रहता है। सब लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे फटाफट से, ठीक है। फीडर में करंट का मान समान रहता है और फीडर जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक जो वायर आते हैं उसे हम लोग फीडर कहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की टेपिंग नहीं ली जाती। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटर की बारी। तो देखो जीएसएस से लेके घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, घरों के बाहर ट्रांसफार्मर तक, तो ग्रिड सब स्टेशन अब जैसे 11 केवी के 33 केवी के वहां से लेके जो हमारे घरों पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि अभी ट्रांसफार्मर भी कौन सा है, जो 11 केवी को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो जीएसएस से लेके घरों के बाहर तक जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो जो कन्वर्ट करता है फीडर फिक्स करंट, बिल्कुल फीडर के अंदर करंट का मान फिक्स रहता है। यही क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। बताइए किस कंडक्टर के अंदर करंट का मान समान रहता है, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस मेन। आपको क्या टिक करना है, फीडर, समझ गए। चलिए, सो जीएसएस से लेके ग्रिड सब स्टेशन से लेके घरों के बाहर जो हमारे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वहां तक जो वायर सप्लाई पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि वितरक। फिर घरों के बाहर जो खंभे हैं, घरों के बाहर खंभों से घरों तक, घरों के बाद खंभों से घरों तक सप्लाई पहुंचाने वाला, घरों तक सप्लाई पहुंचाने वाला था, क्या कहलाता है, सर्विस में। घरों के बाद जो खंभे लगे और घरों तक उससे लेके घर के मीटर तक जो सप्लाई पहुंचाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, सर्विस मेन कहा जाता है। तो अब मुझे बताओ क्या आपको फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस मेन सभी लोग कमेंट करके बताएंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे। सभी लोग बताओ क्या आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस मेन के बारे में। फटाफट से सब लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करो सब लोग। बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताओ क्या आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि व्हाट इज फीडर, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटर एंड व्हाट इज सर्विस मेन। ज्योति जी नमस्कार, ज्योति जी का दिखाने को बोले फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस लाइन होम, बिल्कुल वेरी गुड। अब इसका एक डायग्राम भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बट पहले फटाफट से आप लोग सबका कमेंट आ जाए मेरे पास में एक बार। काफी सारे बच्चे जिन लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं करा है, ठीक है, तंजीर का भी कमेंट नहीं आया। चलिए, तो मैं अब इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ आ चुका है। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए एक डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन कितने होते हैं।
भाई जनरेटिंग स्टेशन मानो कहीं रहे हुए हैं, लेकिन उस जनरेटिंग स्टेशन से वायर मानो एक तो कहां निकला, ये निकला अजमेर, ठीक है, एक का निकला अजमेर की तरफ निकला, तो मैं इस पॉइंट पे इधर यहां लिख देता हूं, ये निकला भाई अजमेर की तरफ जनरेटिंग स्टेशन है, कोटा में जो है थर्मल पावर प्लांट है। फिर एक निकला हमारा भीलवाड़ा की तरफ, भीलवाड़ा निकल सकता है, और एक मैं कह देता हूं कि मेरा एक निकल गया अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर की तरफ, ठीक है। तो एक जनरेटिंग स्टेशन से फीडर, अब ये जो तार कौन से हैं, ये हो गए ट्रांसमिशन वाले तार जो जीएसएस तक पहुंच रहे हैं। भाई अब जनरेटिंग स्टेशन तो कहां हो रहा है, कोटा में हो रहा है, अब कोटा से मैंने अजमेर में सप्लाई दे दी, भीलवाड़ा में दे दी और जयपुर में सब जगह दे दी, तो ये जो वायर है अब ये फीडर के थ्रू कहां आएगा, सीधे उस जीएसएस में आएगा। जो अजमेर में जीएसएस है, भीलवाड़ा में जीएसएस है और जयपुर में जो सबसे बड़ा जीएसएस है वहां पे सप्लाई आ गई। तो मैं क्या करता हूं, देखो ठीक है, इस तरह से बना देगा, हां भाई आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये फीडर हो गया। अब फीडर से करंट ले जाने का काम कौन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर वायर करेंगे, ठीक है। फीडर से डिस्ट्रीब्यूटर वायर करंट ले लेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर के बाद सीधे कहां जाएगी मेरी सप्लाई, सर्विस रेंज में जाएगी। तो भैया भीलवाड़ा वाले ने अपने तार दे दिए, ये जयपुर वाले ने अपने तार दे दिए, ये किसको दे दिया, घरों में सप्लाई दे दी, सर्विस में दी, ठीक है। तो इस तरीके से सप्लाई पहुंचाई जाती है सब जगह पे, ठीक है। इस तरह से सप्लाई होती है। सर चैप्टर नंबर कितना है, काजल जी चैप्टर नंबर हमारा लास्ट वाला 19 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। ये सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। अगर आपके पास आईटीआई एनसीवीटी निम्मी पैटर्न पे आधारित अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है तो ये 19वें नंबर का चैप्टर है। बेटर स्पेलिंग गेमिंग, सर आईटीआई सेकेंडरी का रिजल्ट कब आएगा, भाई अभी नहीं आएगा। फीडर से हाई वोल्टेज पर करंट लाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन से कम ज्यादा किया जाता है उसके अनुसार, बिल्कुल। फीडर हाई वोल्टेज हाई करंट पे काम करती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर लो वोल्टेज पे और सर्विस में तो उससे भी कम लो वोल्टेज पे काम करती है। अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि फीडर के ऊपर सबसे ज्यादा वोल्टेज, फीडर के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर पे कम वोल्टेज और सर्विस में पे तो उससे भी कम वोल्टेज आ जाता है। ये चीज क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्लासिफिकेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वर्गीकरण, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। अब देखो इसमें इतना डीपली तो मैं जाना नहीं, तो हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये वर्गीकरण कह रहा है हमें, वर्गीकरण 4 प्रकार के लिखे गए हैं। पहला देखो वोल्टेज के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, वोल्टेज के आधार पर। दूसरा है करंट की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। अगला है करंट के आधार पर, तो वोल्टेज के आधार पर हो गया, करंट के आधार पर हो गया। फिर होता है संरचना के आधार पर, कंस्ट्रक्शन किस प्रकार की है, तो संरचना के आधार पर, ठीक है। तो करंट वोल्टेज संरचना के आधार पर। अगला है कनेक्शन के आधार पर, ठीक है, कि हम कनेक्शन किस प्रकार से दे रहे हैं, तो अगला हो गया कनेक्शन के आधार पर, ठीक है। तो ये 3 तरह के सबस्टेशन, 4 तरह के सबस्टेशन हमें देंगे। अब देखो वोल्टेज है तो वोल्टेज के आधार पर सबस्टेशन, अब ये कितने तरह का हो गया दोस्तों, ये देखो ये हो गया भाई 2 तरह का मेरा, एक तो हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हो गया मेरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, तो ये हो गया वोल्टेज के आधार पर। लेकिन अगर मैं करंट के आधार पर अगर मैं वर्गीकरण करना चाहूंगा तो करंट के आधार पर क्या होगा, एसी और डीसी, यानी कि भाई या तो एसी सबस्टेशन है या डीसी सबस्टेशन है, तो मैं कहूंगा एसी, ठीक है। डीएस देखो ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैं इसको डीएस ले रहा हूं, तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, ये लिख देता हूं, और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डीसी। नायडू जी गुड मॉर्निंग, नायडू जी लेट कैसे हुए सर, अजमेर वगैरह सब फीडर है, हाँ बिल्कुल अजमेर वगैरह सब फीडर है। चलिए नायडू जी थोड़ा सा लेट हो गया आप, चलिए। सो अब देखते हैं कि करंट के आधार पर एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब कंस्ट्रक्शन के आधार पर, भाई कंस्ट्रक्शन के आधार पर भी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है ओवरहेड, जो कि हमारे सिर पर जो लाइन गुजरती है वो क्या ओवरहेड, और जो जमीन के अंदर होता है तो अंडरग्राउंड। ओवरहेड और अंडरग्राउंड क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो यहां लिख देंगे D.S। D.S आप लोग समझ होंगे ओवरहेड और अंडरग्राउंड। फिर इसके बाद आता है कनेक्शन के आधार पर। अब
वही है, कनेक्शन के आधार पर भी सबस्टेशन होते हैं। तो करंट कनेक्शन का आधार होता है रेडियल, रिंग में और इंटरकनेक्टेड। पहला हो गया रेडियल, यहां हो गया रिंग में, और यहां हो गया इंटरकनेक्टेड। अब देखो ये सारी चीजें मैंने लिख तो दी, लेकिन अब इन चीजों को एक एक करके समझना आवश्यक है। अनिल जी, फीडर बस कंडक्टर, देखो बस कंडक्टर फीडर अलग है। फीडर तो जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन के अंदर तार लेके आया। अब सब स्टेशन के अंदर तार घुसते ही अब वो सब स्टेशन के अंदर जितना भी तार है उसी में क्या कहता हूं, बस बार। ये चीज मैंने क्लियरली आपको कर दी थी, ठीक है। मैंने फीडर क्या बोला, जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक, फिर सब स्टेशन से जो खंबे तक वायर जा रहा है पोल तक, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। और पोल से लेके आपके जो घर तक सप्लाई आ रही है वो हो गया सब स्टेशन। और बस बार क्या है, जो किसी भी सब स्टेशन के अंदर जितने भी कंडक्टर, जितने भी वायर होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बस बार। ये कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर रख गए। पवन पंकज बेटे बहुत लेट आ रहे हैं क्लास में तुम। चलो अब देखते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो हम लोग देखो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहां मैं इसको थोड़ा नीचे से खींच ले रहा हूं कि जो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज को सबसे पहले अपन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, मान लो कि 132 केवी या 33 केवी को हम लोग कन्वर्ट किसमें कर देते हैं, 11 केवी में, 11 केवी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उन 11 केवी के बहुत सारे मैंने सबस्टेशन बना लिए। अब उन 11 केवी से कहां जाते हैं, सीधे ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जो हमारे घरों के बाहर। तो उन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आके 11 केवी से 440 वोल्ट हो जाता है। तो ये जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये 11 केवी को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको अभी तक समझ आ गया होगा कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 11 केवी तक हाई वोल्टेज को 11 केवी में कन्वर्ट करके छोटे-छोटे सबस्टेशन में बांटता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर छोटे-छोटे सब स्टेशनों से बहुत सारे ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाती है 11 केवी को जो 440 में कन्वर्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर। फिर आता है एसी डिस्ट्रीब्यूशन, डीसी। तो अभी हम जितनी भी बात कर रहे हैं ना ये सारा एसी है, लेकिन बात करें डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तो देखो हमें एसी सप्लाई के अलावा कई ऐसी जगह जहां डीसी चाहिए, जैसे बैटरी चार्जिंग में या फिर मैं कहूं ट्रैक्शन सिस्टम में। मैंने कल आपको बताया रेलवे लाइन में आपको कितना वोल्टेज चाहिए होता है, 25,000 वोल्ट चाहिए ट्रैक्शन सिस्टम में। अब 25,000 वोल्टेज भी कैसा चाहिए, हमें 25,000 डीसी चाहिए। तो अब वो 25,000 डीसी को हम लोग किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले मुझे 25,000 एसी बनानी पड़ेगी, फिर उस एसी को डीसी में रेक्टिफायर की मदद से कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहां देना पड़ेगा। यानी कि यहां पे हम लोग रेक्टिफायर या फिर कन्वर्टर, मैं कहूंगा कन्वर्टर एपरेटस लगाकर हम लोग डीसी सप्लाई को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, डीसी सप्लाई को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सभी लोग जो भी नया आया हो कोई भी प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें फटाफट से। चलिए अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन का आधार पर। अच्छा ये मुझे बताते जाना, देखो अगर किसी को कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। मैंने बता दिया प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एसी सिस्टम का हमें पता है, डीसी सिस्टम में भाई ट्रैक्शन के काम आता है। तो यहाँ हमें कन्वर्टर एपरेटस काम में लेने पड़ेंगे। कन्वर्टर एपरेटस क्या होता है दोस्तों, जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। क्लियर। अब आ रहा है ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम। अब देखिए यहां हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कि ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम क्या होते हैं। चलिए तो इसको हटा दें थोड़ा सा, ये तो मैंने ओवरऑल समझा दिया। अब ओवरहेड और अंडरग्राउंड के बारे में चलते हैं। तो देखो दोस्तों ओवरहेड और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में हमें थोड़े से इसके कंपैरिजन करने पड़ेंगे, क्योंकि ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम के अलग लाभ है और अंडरग्राउंड के अलग लाभ है, ठीक है। ओवरग्राउंड के अलग लाभ है और अंडरग्राउंड के अलग लाभ है। तो अब हमें इन दोनों को बराबर पढ़ना पड़ेगा भैया कि किसके क्या फायदे हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों ओवरहेड लाइन में क्या होता है, नंगे तार टावर पे चढ़े रहते हैं, नंगे तार टावर पर चढ़े रहते हैं और क्रॉस आर्म पर ऐसे है ना कंधे लगे रहते हैं, क्रॉस आर्म पर लगे रहते हैं जिन्हें इंसुलेटर के माध्यम से कस दिया जाता है। लेकिन अंडरग्राउंड के अंदर उन्हें जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, जितने भी वायर है जितने भी केबल्स है उन्हें जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। तो अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे ओवरहेड और अंडरग्राउंड के अंदर। ओवरहेड और अंडरग्राउंड केबल्स कैसे होती हैं, किस प्रकार से काम करती है, सभी लोग ये भी बता देंगे। अभी सबको क्लियरली विजिबल है ना दोस्तों, सभी लोगों को सब कुछ क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, क्लियरली सब लोगों को सब कुछ क्लियरली विजिबल है। तो हम आगे क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। अरे अच्छा जतिन जी आज आ गए, लेट आए जतिन जी। और आज हमारे तारीफ करने वाले समीर भाई आएंगे आज।
कभी कभी दर्शन करने को मिलता है समीर भाई के। चलो अंकित बेटे बड़े दिनों बाद आज क्लास में आए हो, सर 8 मिनट लेट कर दिए, वो क्या 8 मिनट लेट कर दी अंकित भी, चलो बड़े दिनों बाद नया मोबाइल ले लिया अंकित। चलो तो अब बात करते हैं ओवरहेड और अंडरग्राउंड की। सबसे पहले देखेंगे तो ओवरहेड लाइन है ये सस्ती पड़ती है, क्या है ये सस्ती है, तो हम लिख देंगे सस्ता, और ये महंगा होता है। अब किस वजह से सस्ता है किस वजह से महंगा है, देखो भाई ओवरहेड लाइन है, खंबा लगाया उस पर तार चढ़ा दिया इंसुलेटर लगा के, लेकिन अंडरग्राउंड में पहले गड्ढे खोदो, फिर उसके अंदर पाइप डालो, उन पाइप के अंदर कंडक्टर को डालो, तो अंडरग्राउंड एक बहुत ज्यादा कॉस्टली मुझे पड़ जाता है। ओवरहेड की कंपैरिजन में अगर 11 केवी की लाइन ओवरहेड और अंडरग्राउंड है तो मुझे महंगा क्या पड़ेगा, अंडरग्राउंड सिस्टम मुझे महंगा पड़ेगा। समीर को बुलाऊं क्या सर? अरे बिल्कुल बुला ले भाई समीर को, क्यों, मैं तो कहता हूं बाकी जो भी नहीं आया चिराग वगैरह सबको बुलाओ, ठीक है। तो ओवरहेड की तुलना में अंडरग्राउंड सस्ता पड़ता है, ठीक है, ओवरहेड सस्ता है और अंडरग्राउंड महंगा है। फिर देखें कि ओवरहेड से ब्रांच निकालना आसान है, ओवरहेड से ब्रांच निकालना आसान है, जबकि यहाँ मुश्किल है, कठिन लिख देता हूँ ना, यहाँ लिख देता हूँ कठिन है भाई। ओवरहेड से ब्रांच निकालना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन अंडरग्राउंड की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रांच निकालना एक बहुत ज्यादा कठिन काम हो जाता है। क्यों भाई, तार जा रहे हैं, सप्लाई पे जा रहे हैं, एक बीच में जंपर डाला खींच लिया, लेकिन अंडरग्राउंड अगर एक बार पैक कर दिया, गड्ढा खोदो, पाइप बाहर निकालो, कंडक्टर निकालो, उसमें टांका मार के बाहर निकालो तार, तो अंडरग्राउंड में ब्रांच निकालना बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन ओवरहेड में ब्रांच निकालना बहुत ज्यादा आसान है। अंकित, अच्छा अंकित बोला, मैं थोड़ा दूसरा समझ लिया अंकित टीचर को, चलिए कोई बात नहीं। सो ओवरहेड में ब्रांच निकालना आसान है, जबकि अंडरग्राउंड में ब्रांच निकालना थोड़ा कठिन पड़ता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये दोनों पॉइंट क्लियर है, तो तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ओवरहेड मौसम इत्यादि से, नमी इत्यादि से कम प्रभावित होता है। ओवरहेड में क्या होता है कि लाइन का इंसुलेशन नमी आदि से बहुत कम प्रभावित होती है, इतना ज्यादा इंसुलेशन है नहीं, ओवरहेड में कितना ज्यादा इंसुलेशन है, नहीं है भाई, नंगे तार जाना उस पर इंसुलेटर है, तो नमी से कम प्रभावित, नमी से कम प्रभावित। लेकिन ये जमीन में होता है, जमीन में आपको पता है कि भाई कितनी ज्यादा नमी होती है, जमीन में कितनी ज्यादा नमी होती है, और इन पे इंसुलेशन भी चढ़ा रहता है, तो ये इनका इंसुलेशन नमी से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। किसका? अंडरग्राउंड का। ओवरहेड का इंसुलेशन बहुत कम प्रभावित होता है, जबकि अंडरग्राउंड का इंसुलेशन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए तो ये 3 पॉइंट आप सबको क्लियर हो गए। उसके बाद देखते हैं कि एक यह लाइन, ठीक है, चालकों के बीच की दूरी बढ़ाकर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस लाइन से जीवों को हानि होती है, इस लाइन से जीवों को हानि होती है, जबकि इससे कोई हानि नहीं है, जबकि इससे कोई हानि नहीं, ठीक है। तो ओवरहेड से जीवों को बहुत ज्यादा हानि होती है, जबकि अंडरग्राउंड से जीवों को हानि बहुत कम होती है। क्यों? अगर ओवरहेड लाइन का कोई कंडक्टर टूट गया, यदि ओवरहेड लाइन का, गुड मॉर्निंग समीर, ओवरहेड लाइन का कोई कंडक्टर टूट के अगर किसी चीज से टकराया व्यक्ति से, तो मुझे दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर अंडरग्राउंड का जमीन के अंदर, तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती। मैं भाई बिहार के सीतारामी जिले से हूँ। अच्छा आप सीतारामी जिले से हैं? अच्छा मैं तो अजमेर राजस्थान से हूँ, अजमेर राजस्थान। ये देखो वैसे तो क्लास में आया नहीं, आया तो बस चढ़ाने में लगा रहता है, ठीक है। चलो तो क्या ये 4 पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गए? ठीक है। फिर बात करते हैं कि भाई ओवरहेड सिस्टम में ओवरलोड में भी देखो, ओवरलोड में क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। अब गर्मी बढ़ेगी तो वो एटमॉस्फेयर में तार नंगे पड़े हैं, तो उष्मा हवा में विसर्जित हो जाएगी, लेकिन अंडरग्राउंड में उष्मा कहां जाएगी, पाइप के अंदर तार है, नहीं जा सकती, तो ये ओवरलोड पर काम नहीं करता, तो ये ओवरलोड पर काम नहीं करता है, ठीक है। ये ओवरलोड पर काम नहीं करता है, ओवरलोड में काम ओवरहेड करता है, लेकिन अंडरग्राउंड ओवरलोड की कंडीशन में क्यों? क्योंकि ओवरहेड खुले तार है तो गर्मी विसर्जित हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे गर्मी उष्मा है, हीट है, वो नहीं निकल पाएगी, जिस वजह से आपको क्या दिक्कत आ सकती है कि ओवरलोड पे काम नहीं करेंगे, तार वगैरह जलने की संभावना है, ओवरलोड पे काम बिल्कुल नहीं करता। इसको हम लोग सिर्फ बेस लोड पे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसको देखेंगे
हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन संभव, जबकि यहाँ पे हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन संभव नहीं। क्यों? देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ ओवरहेड में कि पोल के बीच की दूरी बढ़ाकर, खंभों के बीच की दूरी बढ़ाकर मैं हाई वोल्टेज पे भी ट्रांसमिशन कर सकता हूँ, लेकिन अंडरग्राउंड में ये चीज संभव नहीं है। ठीक है, हाई वोल्टेज के लिए मुझे हाई वोल्टेज की केबल लगानी पड़ेगी उसके अंदर। सो देखो कि ओवरहेड में मैं हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन कर सकता हूँ, जबकि अंडरग्राउंड में हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने बैठा तो मुझे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? मेरे को ये समस्या हो सकती है दोस्तों कि यहाँ पे मुझे हाई केबल लगानी पड़ेगी, केबल ही पूरी बदलनी पड़ेगी। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड में कभी भी ऐसा नहीं जब मर्जी पड़े मैंने अपना वोल्टेज लेवल चेंज कर दिया। एक चीज समझे, फिर आंधी हो, तूफान हो या किसी चीज की टक्कर, इन सबसे खतरा ज्यादा है, इन सबसे खतरा ज्यादा है। ठीक है, और इसमें ये बिल्कुल नहीं करते। देखो आंधी आई, तूफान आई, किसी ने खंभे को टक्कर मार दी, तार टूट गया, तार टूट के जमीन पर टच होगा, अब वो तार जिसके भी कांटेक्ट में आएगा उसको चोट लगने की संभावना है, करंट लगने की संभावना है, जबकि अंडरग्राउंड में ऐसी कुछ नहीं होती। तो एक तरह से हम बात करें, अभी इन 2 पॉइंट्स में मैंने अंडरग्राउंड के फायदों की बात कर ली, इन 2 लाइनों में मैंने अंडरग्राउंड के फायदों की बात कर ली। ठीक है, अब लेकिन इन लाइनों की जो उम्र होती है वो 20 से 25 साल होती है, लेकिन अंडरग्राउंड में 50 से 60 साल की उम्र होती है। तो इस वजह से भी अंडरग्राउंड के कुछ फायदे होते हैं, अंडरग्राउंड के कुछ फायदे होते हैं। एक और फायदा जो मैं आपको बोल के बताता हूँ कि अंडर ओवरहेड में आप तार देखो कभी कभी ऐसे जाल जंजाल पड़ा रहता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंडरग्राउंड देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ओवरहेड देखने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता, सुंदर नहीं लगता, और अंडरग्राउंड देखने में बहुत ज्यादा सुंदर सुशील लगता है, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, चलिए। सो अब मुझे बताओ अंडरग्राउंड और ओवरहेड के जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, क्या वो आपको समझ आए? आ गए हो तो मुझे कमेंट करके बता दो ताकि हम आगे बढ़े। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ हमारे पास मोबाइल है, यहाँ मैं सबके कमेंट कर रहा हूँ, तो आप मुझे फटाफट से बता दीजिए। चलिए, पवन टाका और जलेगा आ चुका है, तब तक जलपान कर लेते हैं। आप लोग को भी जलपान करना है तो अपने अपने फ्रिज जाओ, रसोई में फ्रिज से पानी निकालो और पी लो। ठीक है, मुझसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाई ऐसे हवा में मत बोलो, जनरली अगर समझ आया है तो भी बताओ। ठीक है, जनरली समझ आया है और घर जाके इसको रिपीट भी करने की कोशिश करा करो, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर फ्रिज ही नहीं है वो तो भैया अपन ने जैसे मटकी से भरा है वैसे आप भी मटकी से भरो। अगर फ्रिज नहीं है तो मटकी का पानी पियो। अभी फ्रिज का पानी नहीं पी रहे तो हम लोग मटकी का पानी भर के लाए हैं, और अभी देखो रखा रखा मटकी का पानी तो बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है, कभी इतना ज्यादा ठंडा होता भी नहीं है। अच्छा, सभी के क्लियर है? अरे देखो समीर भाई कितने होशियार है, अभी आए और अभी सब चीज क्लियर कर ली। चलिए, वेरी गुड। और कल इस चैप्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, तो कमेंट में बताओ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए क्या क्या लेके आना है। कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, कल इस चैप्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमें क्या क्या सामान लेके आना है। तो जो बच्चा रेगुलर आ रहा होगा उसे पता होगा कि श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो हमें क्या क्या लेके आना है। चलिए बताइए। तुलना रूप से बेहतर कौन सा होगा? तो देखिए, बात करें तो ज्यादा अभी इंडिया में देखिए अंडरग्राउंड चल रहा है, अंडरग्राउंड बेहतर सिस्टम है। ठीक है, एक बार में लगा दीजिए इंडिया के रिस्पेक्ट में अंडरग्राउंड बहुत महंगा है। थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा, बट अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो अंडरग्राउंड सिस्टम इज वेरी बेस्ट। ठीक है, ज्यादातर देशों में अंडरग्राउंड सिस्टम काम में ले जा रहा है, और अंडरग्राउंड ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में ज्यादा फायदेमंद है। अंडरग्राउंड सिस्टम शहरी क्षेत्रों में ज्यादा फायदेमंद है। माला और अगरबत्ती ले जानी, बिल्कुल सही, ये तो महान आदमी है। हाँ, ये तो महान आदमी है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि शहरी क्षेत्रों में अंडरग्राउंड सिस्टम बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो इतनी आवश्यकता नहीं है, तो वहां तो ओवरहेड बेस्ट है। ठीक है, हमें जले के हिसाब से बताना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम ज्यादा बेस्ट है। बिल्कुल, अगरबत्ती भूल गए और नारियल भूल गए, भाई माला नारियल तो कौन लाएगा? 6 नंबर समझा दीजिए सर। अच्छा, 6 नंबर का अब तो मैंने मिटा दिया, और 6 नंबर का कौन सा था मुझे ध्यान नहीं है।
तो अनिल जी आप क्लास बैक करके देख लीजिएगा, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो कल अपन आप बता दीजिएगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है। मुझे खुद क्लास बैक करके देखनी पड़ेगी तो मैं आपको समझा दूंगा, ओके। चलिए अब हम लोग देखेंगे कनेक्शन के आधार पर। 4 पॉइंट पढ़े थे हमने, वोल्टेज के आधार पर, करंट के आधार पर, फिर था कनेक्शन के आधार पर हमने देख लिया, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, ओवरहेड अंडरग्राउंड। अब हम देखेंगे कनेक्शन के आधार पर। वर्गीकरण में ये चौथा पॉइंट था ना कि कनेक्शन के आधार पर हमारे जो है सब स्टेशन को कितने चाहिए। तो देखिए इसको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से एक है, सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है रेडियल सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो है रेडियल सिस्टम। इस रेडियल सिस्टम के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा कि कैसे हम लोग कनेक्शन देते हैं। तो सबसे पहले देखिए रेडियल सिस्टम के अंतर्गत हमें बेसिक चीजें चलनी है कि ये मेरा एक सब स्टेशन है जो कि 33/11 केवी पे काम करता है। तो ये क्या है, मेरा सब स्टेशन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये एसएस है। अब इस एसएस के माध्यम से मैंने क्या करा, 11 केवी तक की लाइन को सप्लाई दे रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे एक लगा दिया मेरा सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दी 11 kV/440 वोल्ट, ठीक है। फिर एक और मैंने इस तरीके से निकाल दिया, और यहाँ पे 11 kV/440 वोल्ट, फिर एक यहाँ पे निकाल दिया और यहाँ दे दिया 11 kV/440 वोल्ट। तो इस तरीके से ये होता है मेरा रेडियल सिस्टम, ये होता है मेरा रेडियल सिस्टम। अब इसे क्या है, बड़े बड़े शहरों में, विभिन्न क्षेत्रों में, उपनगरों में सब स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना भाई, हर इलाके का एक 11 केवी का अलग सब स्टेशन होता है, जिसे हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। तो 11 केवी का ये रहा, 11 केवी का ये रहा, 11 केवी का रहा। बड़ा आप किसी लोकल एरिया में रहते हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जैसे आप बिहार के भी अपने कौन सा दोस्त था जिसने नाम बताया था, हाँ सीतामढ़ी जिले से थे, तो सीतामढ़ी जिले में 5 ये जिस एरिया में रहते होंगे वहां कम से कम 12-15 होंगे जरूर। तो छोटे छोटे लगा 11 जहां पर बिल बनाया जाता है वो 11 केवी होता है, 11 केवी 11 केवी 11 केवी हो गया। अब इसकी खास बात क्या है कि इसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए दिया जाता है, 11 केवी के छोटे सब स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम देखें तो खास बात क्या है, मान लीजिए इसमें खास बात क्या है, अगर एक सब स्टेशन में खराबी आती है, मान लो कि किसी एक सब स्टेशन में खराबी आई है, तो क्या होगा, अन्य लाइन में सप्लाई कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यू रहती है। मान लो कि ये वाली जो लाइन है इसमें किसी तरह का फॉल्ट आ गया, तो भाई इस वाली लाइन की कनेक्शन टूट गया और इस वाली लाइन में सप्लाई अब नहीं आएगी जब तक कनेक्शन ठीक नहीं किया था। लेकिन बाकी दोनों लाइनों में सप्लाई आती रहेगी, क्योंकि बाकी दोनों लाइनों को सप्लाई यहां से मिल रही है और इसकी सप्लाई यहां से बाधित हुई है। ये चीज समझ आई रेडियल सिस्टम के बारे में। बस इतनी सी बात हमें समझनी है कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। तो अगर इसमें विशेषता क्या है कि सर्किट ब्रेकर के अगर किसी एक पॉइंट पे फॉल्ट आता है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर के अगर किसी एक पॉइंट सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट आता है तो केवल वही लाइन डिस्टर्ब होगी, अन्य लाइनें डिस्टर्ब नहीं होगी, बाकी लाइनें चालू रहती है। क्या ये चीज आपको समझ आ गई रेडियल के बारे में? रेडियल के बारे में फटाफट कमेंट करते जाओगे, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा ध्यान में नहीं देना, ठीक है। लोड के अनुसार ये छोटे बड़े आकार के हो सकते हैं, तो ये चीज समझ लो। रेडियल सिस्टम बहुत ज्यादा आसान है और आप सबको समझ आ जाना चाहिए। चलिए अब रेडियल हो गया, अगला है रेडियल के बाद रिंग मैन। ये हो गया रिंग और मैन की, ठीक है, सॉरी रिंग सिस्टम, रिंग सिस्टम प्रणाली। अब रिंग सिस्टम प्रणाली के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, किस तरीके से देखेंगे, देखिए ये आगे मेरा 33 केवी का पावर प्लांट बना, मतलब एक छोटा सा सबस्टेशन बना दिया। लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई दी जा रही है वो एक चीज को दो तरीकों से दी जाती है। देखिए कि हम लोग अब इसको किस तरह से सप्लाई देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक सबस्टेशन में, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, छोटा सा बनाया और यहाँ पे एक जगह पे सप्लाई दे दी मैंने। फिर नीचे आया, यहाँ पे मैंने एक जगह पे सप्लाई प्रोवाइड कर दी, ठीक है। फिर यहाँ पे आके मैंने एक जगह पे और सप्लाई निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये स्विच के माध्यम से निकालेंगे सप्लाई। यहाँ पे क्या है, ये स्विच है, यहाँ पे क्या है, ये स्विच के माध्यम से मैंने सप्लाई निकाली। फिर ये आगे की तरफ बढ़ा, आगे की तरफ बढ़ा, देखिए ये। फिर अगेन वही काम मुझे यहाँ पे भी करना है, ठीक है। ये स्विच लगा दिया मैंने, यहाँ पे दे दिया, ठीक है। फिर ये आया स्विच और मैंने यहाँ पे दे दिया, फिर ये आया स्विच और मैंने यहाँ पे इस तरीके से दे दिया।
तो अब देखो कि ये क्या है, ये सारे देखो ये जो सारे गोले बनाए हैं, यहाँ अंदर लिखा है बाय डिफॉल्ट 11 केवी हो गई, 440 केवी हो गई, 23 केवी की सब्सटेंशन सप्लाई दी। अब इसकी खास बात क्या है कि अगर एक लाइन टर्मिनेट हो जाती है, अगर किसी लाइन में फॉल्ट आ जाता है, तो उस छोटे सबस्टेशन को अन्य लाइन से सप्लाई मिलती रहेगी, उस छोटे सबस्टेशन को अन्य लाइन से सप्लाई मिलती रहेगी। ये होता है हमारा रिंग सिस्टम। रिंग होता है अंगूठी, चारों तरफ से बॉल होती है, तो भाई सप्लाई मेरी कंटिन्यूअसली रहेगी। देखो 33 के लिए अब मान लो अगर यहां से मैं सप्लाई दे रहा हूं, अब किसी वजह से क्या हुआ कि ये जो सर्किट ब्रेकर है ये खराब हो गया, ठीक है, यहां से किसी चीज की खराबी आ गई मान लो, तो इसको क्या होगा, सप्लाई देखो यहां से होते हुए मुझे यहां से मिल जाएगी सप्लाई, ठीक है, यहां से यहां आई, यहां आई, यहां आई और यहां से यहां मिल जाएगी सप्लाई। तो ऐसा नहीं है कि कहीं का भी कोई सप्लाई, अब मान लो कि ये ठीक है, अब ये टूट गया किस वजह से, अब ये टूट गया तो यहां तक तो सप्लाई मिल रही थी, लेकिन यहां सप्लाई मिला, यहां से बंद हो गई, यहां से बंद, लेकिन अब मुझे जो सप्लाई है वो यहां से मिल जाएगी। तो रिंग सिस्टम की खास बात ये है कि इसमें सप्लाई कभी भी बाधित नहीं होती है, ठीक है, इसमें सप्लाई कभी भी बाधित नहीं होती है। एक ओर से अगर सप्लाई किसी तरह से बंद हो गई तो दूसरी ओर से सप्लाई हमेशा चालू रहती है। तो इसका फायदा ये है कि सप्लाई कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो इसीलिए इसे महानगरों में, बड़े-बड़े महानगरों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बड़े-बड़े महानगरों में, शहरों में आजकल इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो रेडियल का सिस्टम आजकल कम हो रहा है, होता है बहुत जगह पे, ऐसी बात नहीं होता, बहुत जगह पे होता है, लेकिन जो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है, रिंग सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्लियर है सब लोगों को, रिंग सिस्टम रेडियल सिस्टम है ना, सबको क्लियर होगा। चलिए तो रिंग और रेडियल आप सब लोगों को क्लियर है, तो अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा डीपली घुसने की कोशिश करोगे तो देखो मतलब है नहीं, और हमें यहीं से समझना ही पड़ेगा इसे, ठीक है, ज्यादा डीपली घुसने की आवश्यकता है ही नहीं, हमें इसको यहीं से समझना पड़ेगा। और अगर ये जो पॉइंट छोटा सा समझ आ गया तो फिर आगे तो कोई बात ही नहीं है। अब आता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम, इसी का हिस्सा है, तीसरा है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। या फिर मैं कहूं हिंदी में अंतः संयोजी, ठीक है, अंतः संयोजी प्रणाली। तो भैया इंटरकनेक्टेड सिस्टम हो तो गया, लेकिन इंटरकनेक्टेड सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, तो कुछ नहीं होता। देखो कि ये एक मेरा सब स्टेशन है, ठीक है, ये मैंने कहते 33 केवी 11 केवी कितने का भी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सप्लाई मुझे मिलती है वो दो सब स्टेशन की मदद से मिलती है। अब देखो मैं कहता हूँ भाई ये फेल हो सकता है, लेकिन कभी कभी एक सब स्टेशन भी तो फेल हो सकता है, या किसी सब स्टेशन को किसी वजह से डाउन, मानो कोयले की सप्लाई नहीं आई थर्मल पावर प्लांट में तो उसे बंद करना पड़ गया, तो अब हाइड्रो पावर प्लांट में तो सप्लाई कंटिन्यूअसली रहेगी। तो उस टाइम पे जब ये थर्मल वाला है, ये थर्मल वाला है और ये हाइड्रो वाला है, अब एक टाइम ऐसा आया कि भैया कोयला आना तो बंद हो गया, कोयले की सप्लाई बंद हो गई, तो मुझे अब कोयले की सप्लाई बंद हुई तो देखो पहले तो ये 33 केवी वाला प्लांट बंद हुआ, अब इससे जो हजारों मतलब इससे जो 15-20 छोटे छोटे सब स्टेशन कनेक्ट है वहां पे भी सप्लाई बंद हो जाएगी। तो वो सप्लाई बंद ना हो इसीलिए मैंने क्या करा, हाइड्रो पावर प्लांट यानी कि दूसरे पावर प्लांट से कनेक्शन दे दिया। तो इसमें फीडर में दो रिंग, इसमें फीडर रिंग को दो विद्युत केंद्रों से जोड़ा जाता है, ताकि ब्रेकडाउन की स्थिति में अगर किसी भी पावर प्लांट का ब्रेकडाउन हो जाता है तो मेरी सप्लाई बाधित ना हो, अन्य राज्य से मैं सप्लाई ले सकूं, यही इस कॉन्सेप्ट है, यही इसका कॉन्सेप्ट है इंटरकनेक्टेड सिस्टम का। तो बताओ इंटरकनेक्टेड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया वो आपको समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बस बार प्रबंधन, ठीक है, तो हम लोग इसे कहेंगे बस बार मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हिंदी में लिखेंगे प्रबंधन, मैनेजमेंट को हिंदी में क्या लिखेंगे दोस्तों,
प्रबंधन लिखा जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि बस बार मैनेजमेंट के अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो देखो एक चीज सबसे पहले समझो कि ये आपका है जीएसएस। अब जीएसएस के अंदर होता है यार्ड, ठीक है, स्विच यार्ड यार्ड कहा जाता है। अब जो जिसके अंदर ना खंभे लगे रहते हैं, आइसोलेटर, मैं कहूं ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ये सारे करंट जो है ना सारे खंभे वगैरह दिखते हैं, वायर वगैरह दिखते हैं, उसे कहा जाता है यार्ड। और यार्ड के अंदर करंट को कैरी करने वाला कंडक्टर क्या कहलाता है? बसबार। यार्ड के अंदर करंट को कैरी करने वाले कंडक्टर को हम लोग, हर कंडक्टर का नाम है, जनरेटिंग स्टेशन से इस सब स्टेशन तक जो कंडक्टर ले जाएगा उसे मैंने क्या नाम दिया था? फीडर। और इस सब स्टेशन के अंदर जो वायर रहेगा उसका नाम है बसबार। अब इस सब स्टेशन से जो वायर निकलेगा उसका नाम मैंने क्या दे दिया था? डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नाम दे दिया। अब और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो वायर आएगा वो मेरा सर्विसिबल हो गया। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो भाई बस इस यार्ड के अंदर, इस सब स्टेशन के अंदर जितने भी वायर हैं उनको मैं कहता हूं बसबार। और इन्हीं बस बार का मैनेजमेंट करने की सिस्टम को हम लोग कहते हैं बस बार मैनेजमेंट। कि बस बार का मैनेजमेंट मैं किस तरह से दे रहा हूं। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर सिंगल बस बार सिस्टम। सिंगल बस बार सिस्टम, ठीक है, सिंगल बस बार सिस्टम। तो इसका प्रयोग सामान्यतः पावर स्टेशन में, ठीक है, जो बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं ना वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। पावर स्टेशन में उपयोगी, पावर स्टेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब डायग्राम हम लोग, मैं आपको सिंगल पावर बस बार का दिखाऊंगा। देखो ये क्या है? ये हुई मेरी बस बार, ये वही बस बार कंडक्टर है। अब इस सिंगल बस बार के ऊपर, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं सिंगल बीबी, सिंगल बस बार के ऊपर अब हमें क्या क्या लगाना है? देखो आइसोलेटर लगेगा, ठीक है, आइसोलेटर लग के यहाँ पे सप्लाई आई। देखो यहाँ पे ये हुआ, ये जनरेटिंग स्टेशन से आई, ठीक है, उसके बाद ये हमारे लगा दिए आइसोलेटर और ये लगा दिए सर्किट ब्रेकर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर सब कुछ लगा दिया मैंने। तो ये तो देखो ये होगा मेरे आइसोलेटर जो कि मेरे ऑटोमेटिकली नहीं खुलते, मैनुअली खुलते हैं। सर्किट ब्रेकर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं, सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली और ऑन लोड पे कार्य करते हैं। तो भैया यहां से मेरे को इनकमिंग लाइन आ रही है, यहां से मुझे इनकमिंग लाइन आ रही है जनरेटिंग स्टेशन से। ये क्या है? जी फॉर जनरेटिंग स्टेशन। अब सिंगल बस बार यानी कि एक बस बार से मैं सिर्फ कनेक्शन ले रहा हूं। तो देखो अगेन मैंने क्या करा? आइसोलेटर। देखो जब भी आप कनेक्शन लोगे आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर तो हमें हर बार लगाने ही पड़ेंगे। और इसे में क्या कहा? आइसोलेटर, ठीक है, इसे मैंने क्या कहा? आइसोलेटर। अब सर्किट ब्रेकर है, आइसोलेटर है, आइसोलेटर के तुरंत बाद सर्किट ब्रेकर और उसके बाद में क्या आ जाएगा? मेरा ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करना है। तो ये तो हुआ सिंगल बस बार सिस्टम। ये कैसा हो गया? सिंगल बस बार सिस्टम। तो इसमें तो किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए कि भाई एक सिंगल बस बार है जिस पे इनपुट सप्लाई आई, एक सिंगल बस बार है जिस पे इनपुट सप्लाई आई और वहां से हमने काम नहीं किया। लेकिन अब आता है डबल बस बार सिस्टम क्या कहलाता है? ये डबल बस बार सिस्टम क्या होता है? तो अगला मेरा टॉपिक है सिंगल के बाद में डबल बस बार सिस्टम, ठीक है, इसके यहाँ लिख देते हैं डबल बस बार सिस्टम। चलो अब डबल सिंगल बस बार सिस्टम सर एक बार और बताया सर। चलिए एक बार और बता देता हूं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम एक बार और बताना है। तो देखो क्या होता है, कभी कभी होता है जो दो जनरेटिंग स्टेशन है, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। अब ये दोनों अलग अलग राज्य में, एक है राजस्थान में, एक है मध्य प्रदेश में। अब क्या हुआ कि राजस्थान में जो थर्मल पावर प्लांट है किसी वजह से वहां कोयला नहीं पहुंच पाया, कुछ दिन के लिए ट्रेन सप्लाई टूट गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, ट्रेन की पटरी टूट गई, अब कोयला नहीं आ पाएगा। अब कोयला नहीं आ पाएगा तो क्या राजस्थान में थर्मल पावर प्लांट काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा थर्मल पावर प्लांट। लेकिन मुझे सप्लाई तो कंटिन्यूअसली चाहिए, थर्मल पावर प्लांट काम नहीं करेगा लेकिन मुझे सप्लाई चाहिए कंटिन्यूअसली। अगर थर्मल पावर प्लांट बंद हो गया तो भाई बिजली कहां से मिलेगी पूरे राजस्थान को? तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दो जनरेटिंग स्टेशन को आपस में जोड़ते हैं। तो मैंने राजस्थान का थर्मल पावर प्लांट और मध्य प्रदेश का मैंने क्या करा? हाइड्रो पावर प्लांट लिया और उन दोनों को आपस में कनेक्टेड कर दिया। अब क्या हुआ कि जिस टाइम में राजस्थान में थर्मल पावर प्लांट काम नहीं करेगा उस समय पे एमपी अपनी सप्लाई हमें देगा, और किसी वजह से अगर हाइड्रो पावर प्लांट बंद हो गया तो थर्मल पावर प्लांट उन दोनों को सप्लाई देने का काम करेगा। अब कई महानुभाव ये बोलेंगे अगर सर ये दोनों खराब हो गए तो भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ा जाएगा, और भी सप्लाई हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्टेड में हम कितने भी जोड़ सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, हमेशा ध्यान रखना 2 या 2 से ज्यादा पावर प्लांट को जब जोड़ा जाता है तो उसे इंटरकनेक्टेड सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है काजल जी?
अब डबल बस बार सिस्टम में क्या हुआ, इसमें दो बस बार को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है, दो बस बार को आपस में जोड़ा जाता है डबल बस बार सिस्टम में। ठीक है, डबल बस बार सिस्टम में क्या करा, अब मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा। अब ये जो बस बार देख रहे हैं आपको, इसको मैं क्या करूंगा, सर्किट ब्रेकर की मदद से जब मैं दो बस बार को आपस में जोड़ देता हूं तो उसे डबल बस बार अरेंजमेंट कहा जाता है। जब भी मैं सर्किट ब्रेकर की मदद से दो बस बार को आपस में जोड़ देता हूं तब मैं क्या कहूंगा, डबल बस बार सिस्टम। और इसका प्रयोग, इसका तो पावर स्टेशन में करे थे, लेकिन डबल बस बार सिस्टम का प्रयोग बड़े बड़े सब स्टेशन में, ठीक है, कहां, बड़े बड़े सब स्टेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बता दो बस, चीजें ऊपर से तो नहीं जा रही, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ये सिंगल बस बार अरेंजमेंट हो गया, ये डबल बस, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो डबल बस बार अरेंजमेंट हो जाएगा। ये जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई आ रही है सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर के थ्रू अंदर घुसी, फिर वहां से मैंने ट्रांसफार्मर पे दे दी, ठीक है, सेम अरेंजमेंट यहाँ पे। अब इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया, अगर एक सिंगल है तो सिंगल बस बार, अब अगर दो सेम बस बार को मैंने आपस में जोड़ दिया तो वो हो गई डबल बस बार सिस्टम। क्लियर है? अच्छा, मैंने भी तो बताया काजल जी, मैंने भी तो समझाया था ना चलो कोई बात नहीं, जस्ट बता रहा था। तो पावर स्टेशन में सिंगल बस बार और डबल बस बार में हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े सब स्टेशन में काम में लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद आएगा डुप्लीकेट बस बार सिस्टम, कि क्या होता है डुप्लीकेट बस बार सिस्टम। तो इसको मैं इसी डायग्राम में समझा दूंगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे नाजरे जी आपकी आईटीआई हो चुकी है और आप अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या सही बोल रहा हूँ क्या नाजरे जी? चलो आ रहा है। अब डबल बस बार सिस्टम में कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कहानी यहीं पे खत्म कर देंगे डबल बस बार सिस्टम की। खत्म कैसे करना है कि यहाँ पे मैंने दो बस बार दी, एक नंबर दो नंबर। अब इसमें जो कनेक्शन आएगा देखो किस तरह से आएगा कि हर एक ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई मिलेगी वो डबल बस बार से मिलेगी। यानी कि मानो इन केस अगर एक बस बार मेरी खराब हो जाती है तो दूसरी बस बार से उसे मिलता रहेगा, और इसी को मैंने क्या कह दिया, डुप्लीकेट बस बार सिस्टम। डुप्लीकेट बस बार सिस्टम किसे कहा जाता है कि जब हम लोग एक बस बार, एक सिस्टम को दो बस बार से, जब भी हम किसी स्विच यार्ड में दो बस बार का इस्तेमाल करते हैं और जो सप्लाई आगे फॉरवर्ड करनी है उसे दो बस बार के थ्रू लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डुप्लीकेट बस बार सिस्टम। और इसे भी बड़े बड़े सब स्टेशनों में काम में लिया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े सब स्टेशनों में काम में लिया जाता है। अब देखो, जो मेन बस, पहली बस बार है इसे तो मैं क्या कहता हूं, मेन बस बार। लेकिन जो बाद वाली बस बार है, ठीक है, बाद वाली बस बार है, तो एक हो गई मेन बस बार, दूसरी कहलाती है स्पेयर बस बार, स्पेयर बस बार, ठीक है। एक तो मेन बस बार हो गई और दूसरी मेरी स्पेयर बस बार कहलाती है। अच्छा, गवर्नमेंट आईटीआई से जब भी, चलिए अच्छी बात है, बहुत आपको नॉलेज काफी अच्छी है, बहुत आप इंप्रेस कर रहे हैं कि आपको काफी सारी अच्छी नॉलेज है। चलिए, तो ये हो गए आपके कुछ प्रकार जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना था, सिंगल बस बार, डबल बस बार, ये सारी चीज हो गई। अब कल हमें कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, उसके बाद हमें बिजली चमकने वाली जो चीजें होती है ना, जो लाइटनिंग अरेस्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, वो देखना है। तो वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे ताकि कल की क्लास हमारी कवर हो सके, ठीक है। कल की क्लास पास संडे है तो संडे को तुम लोगों को पढ़ने की आदत तो है नहीं, तो इसीलिए ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। वो तो मैं हूं जो मैंने आपको संडे को भी पढ़ाने की आदत डाल दी, अदरवाइज आप लोग संडे को पढ़ते तो हो नहीं कभी, है क्या नहीं, सच बात। तो अच्छा बताइए, आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़े, ठीक है, आज जो जो टॉपिक हमने आज की क्लास में पढ़ने की कोशिश की, क्या वो सारे टॉपिक आपको समझ आए या नहीं आए, कमेंट करके बताओ। आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। आज हम लोगों ने देखो कौन कौन से टॉपिक पढ़े हमने, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मैन के बारे में बात की, फिर क्लासिफिकेशन हमने पूरा पढ़ा कि भाई जो सब स्टेशन होते हैं जितने भी, उन सबका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, ये सारी बातें हमने करी। तो ये बताओ, बिल्कुल सीटीआई करना आईटीआई के बाद कोई बुरी चीज नहीं है, आप लोग अगर आईटीआई के तुरंत बाद सीटीआई करने तो वो कर सकते हो। और ये हम लोग बात करेंगे बिल्कुल
जतिन जी, आप मुझसे देखिए, अगर इस तरह के आपके कोई भी सवाल होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप वहां मुझसे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप शायद मुझसे जुड़े हुए भी हैं, तो वैसे आईडी बता दूं, AJ_अभिषेक जी, आप सर्च कर सकते हो। वहां पे आपको अगर कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हो। इसके अलावा किसी को और कोई डाउट वगैरह हो, ठीक है, समझ में आया ना, सब एक बार कमेंट कर दो, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं। तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेगा, और जिसके आज की क्लास पूरी अच्छे से समझ आई, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा कि यस सर, ऑल इज वेल, सब कुछ क्लियर है। बता दो फटाफट से कमेंट करके। और अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहिए आप लोगों में। आप और नाजरे जी, आप गवर्नमेंट आईटीआई में, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करें, ठीक है। आपके आईटीआई के जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हो, आप उनके साथ इस क्लास को शेयर करें। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आपकी इतनी अच्छी नॉलेज है, तो आई होप आपके बाकी दोस्तों को भी क्लास जरूर पसंद आएगी। और अब्दुल समीर, कल से टाइम पे आने बेटे, बिल्कुल क्लास में, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पे पढ़ाना है आपको 10 बजे, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में।